दोस्तों, सिंधु सभ्यता के समय से ही भारत की अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर थी। प्राचीन काल से ही खेती ने ही आर्थिक चक्र में बांध कर रख दिया है और खेती से निकला उत्पाद ही पहली बार व्यापारी या व्यापार को जन्म दिया। आज भारत में लगभग 50% लोग खेती से जुड़े हुए हैं। आज भारत चावल, गेहूं और मसाले की खेती में पहले नंबर पर आता है और बागवानी खेती में दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन दोस्तों, आजादी मिलने के बाद से ही तस्वीर ऐसी नहीं थी। आपको बता दें कि उस समय भारत की हालत इतनी खराब थी कि दूसरे देशों से फेंका अनाज यानी कि निम्न कोटि का अनाज देश के लोगों को खाना पड़ता थे। लेकिन उस समय दुनिया में ऐसा हुआ कि सब कुछ बदलने लगा, क्योंकि यही भूख और तपस्या ने वैज्ञानिकों को दिन रात की मेहनत और भारतवासियों को कड़ी चुनौती का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति का जन्म हुआ। दोस्तों, आज हम जानेंगे हरित क्रांति क्या थी और इसके पीछे की कहानी क्या थी और कैसे भारत इसके बाद सबसे बड़ा कृषि उत्पादक बन गया। दोस्तों, अंग्रेजों के समय से ही हमारे देश के किसानों की हालत दिन बेदिन खराब होने लगी थी। यूरोप के मार्केट में कपास, इंडिगो या नील की मांग बढ़ने के साथ साथ भारतीयों से इनकी खेती जबरदस्ती करवाई जाने लगी और बहुत कम दाम के बदले इसे खरीदा जाता था। अंग्रेज जमींदार इनके ऊपर टैक्स भी लगाते थे। मिला जुलाकर किसान के पास खाने पीने का पैसा भी नहीं बचता था। इसके साथ सूखा, बाढ़ और फसलों में महामारी जैसे चीजों ने किसानों को आत्महत्या करने तक मजबूर कर दिया था। आपको बता दें कि देश को आजादी मिलने से पहले बंगाल में अकाल पड़ा था, जिसमें 20 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसलिए पहले प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, बाकी सभी चीजों के लिए इंतजार किया जा सकता है, लेकिन कृषि के लिए नहीं। दोस्तों, उस समय हमारी आबादी 30 करोड़ से कुछ ज्यादा थी। आपको बता दें, उस समय शादी या भैया में 30 से ज्यादा लोगों को खाना नहीं खिलाया जा सकता था, लेकिन आज तो जितना पैसा हो उतने लोगों को खिला सकते हैं। दोस्तों, अरस्तू के शब्द थे कि मिट्टी ही पौधे का पेड़ है। उस समय हमारी जमीन सूखी थी और कुछ जगह ही सिंचाई की सुविधा थी। उस समय प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरकों का औसत इस्तेमाल 1 किलोग्राम से भी उस वक्त कम हो रहा था। प्रति हेक्टेयर गेहूं और धान की भी औसत पैदावार तब मुश्किल से 8 किलोग्राम हुआ करती थी। अनाज की उस वक्त इतनी ज्यादा कमी थी कि इतने लोगों का भी पेट भरना मुश्किल हो रहा था। किसान जो खाद्यान्न फसलें उपजा रहे थे, उनमें वे गोबर से बनी हुई खाद को इस्तेमाल में लाते थे। ज्यादातर रोपण फसलों में रासायनिक उर्वरक तब इस्तेमाल में लाए जाते थे। यही वजह रही कि पहली जो 2 पंचवर्षीय योजनाएं 1965 से 60 तक चलीं, उनमें सिंचाई वाले क्षेत्र के विस्तार पर और उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने पर अधिक बल दिया गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी खाद्यान्न संकट का समाधान पूरी तरीके से नहीं निकल पा रहा था। दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया था, तो अनाज और कृषि उत्पादन दुनिया भर में बढ़ाना एक बड़ी चुनौती थी। यही वजह थी कि इसे लेकर शोध और अनुसंधान खूब हो रहे थे। बहुत से वैज्ञानिक इस काम में लगे हुए थे, जिनमें नॉर्मन बोरलॉग का नाम प्रमुखता से सामने आता है। गेहूं की हाइब्रिड प्रजाति को विकसित करने का श्रेय उन्हें ही जाता है। हालांकि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में MS स्वामीनाथन की पहचान है। उच्च उत्पादकता किस्में वाली बीजों का इस्तेमाल जब शुरू हुआ, तो सबसे पहले चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा और ज्वार के उत्पादन के लिए इन्हें इस्तेमाल में लाया गया। जो गैर खाद्यान्न फसलें थीं, वे शुरू में इनमें शामिल नहीं थीं। यह प्रयास रंग लाया। भारत में धीरे धीरे अनाज उत्पादन में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई। हरित क्रांति के कारण भारत में कई तरह की आधुनिक मशीनें जैसे कि हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, पंप और ट्यूबवेल आदि इस्तेमाल में लाए जाने लगे। हरित क्रांति की वजह से भारत अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बन सका और गेहूं का उत्पादन वर्ष 1970 में 117 लाख टन तक पहुंच गया था। इसके बाद से तो यह उत्पादन बढ़ता ही चला गया। यह हरित क्रांति का ही परिणाम रहा है कि पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में हरित क्रांति का बहुत लाभ हुआ और बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से लाखों की तादाद में मजदूर काम की तलाश में यहां पहुंचने लगे। हरित क्रांति की वजह से किसानों की आमदनी में इजाफा होने लगा। इससे उनका सामाजिक स्तर तो सुधरा ही, साथ ही उनके शैक्षिक स्तर में भी सुधार आया।
हरित क्रांति की वजह से वस्तु विनिमय और जजमानी जैसी जो प्रथाएं पारंपरिक रूप से ग्रामीण समाज में चली आ रही थीं, उन पर भी अंकुश लगाया जाना मुमकिन हो पाया। हरित क्रांति के कारण ही विकास के लिए जरूरी बाकी चीजें, जैसे कि ट्यूबवेल के जरिए सिंचाई, भंडारण केंद्रों का विकास, परिवहन के लिए सड़कें, अनाज मंडियों का विकास और गांव-गांव में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होने लगी। इसके साथ किसानों को वित्तीय मदद मुहैया कराने के लिए सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और अलग अलग वाणिज्यिक बैंकों ने उन्हें ऋण प्रदान करना शुरू कर दिया। इन सब के अलावा रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, हाइब्रिड बीजों और खरपतवारनाशी की मांग में भी बढ़ोतरी होने लगी। दोस्तों, हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है, कमेंट में बताएं। हरित क्रांति की वजह से ही भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समकक्ष जाकर खड़ा हो गया है। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हरित क्रांति ने न केवल देश को खाद्यान्न संकट से बाहर निकाला है, बल्कि आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े होकर पूरी दुनिया का नेतृत्व करने के पथ पर इसके अग्रसर होने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।